हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा गेट और जो CSIR नेट है उसके अंदर का एक टॉपिक है हमारा। और ये टॉपिक है हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने पूरा जो एक स्पेक्ट्रम देखा होगा जिसके अंदर आपको यूवी रेंज आपको देखने के लिए मिलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेंज आपको देखने के लिए मिलते हैं, रेडियो वेव आपको देखने के लिए मिलते हैं। ये सारी अलग अलग जो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आपको अलग अलग जो रेडिएशन देखने के लिए मिलता है, उसके अंदर यहाँ पे हम लोग जो सेपरेट यहाँ पे हमारा यूवी विजिबल है वो यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और इसके यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे उसका जो एक नॉर्मल सा इंफॉर्मेशन है वो हम लोग बात करेंगे। साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका रेंज क्या है, वो किस तरीके से काम करता है। यही सारी चीजें आज के वीडियो की जो स्पेशल है वो होने वाली है। ओके, तो मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जो जो भी यहाँ पे इस वीडियो में नए हैं और हमारे चैनल पे नए आए हैं, प्लीज आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको ऐसे ही बहुत सारे जो कंटेंट है वो आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात करें कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में होता क्या है। ओके, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक्चुअली में आपको विजिबल किसे कहते हैं। ओके, तो विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। जैसे जो हमारा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसके अंदर जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर होता है। अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग किसी भी जो बायोलॉजिकल मैटर होता है या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कह लो आप, जैसे प्रोटीन हो गया, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, तो ऐसे सब मॉलिक्यूल के साथ हम क्या करवाते हैं, उसका इंटरेक्शन करवाते हैं। ओके, और इस इंटरेक्शन के बाद जो भी हमें एक इमेज फॉर्म होता है, ओके, उस इमेज को हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से हम लोग उस इमेज को फॉर्म करते हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक जो रॉ डायग्राम है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ओके, ये EMR, वो किसी सॉल्यूशन पे जो हम कोई भी एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल लेते हैं और उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर फॉल करते हैं हम लोग उस सॉल्यूशन के ऊपर, तो इस सॉल्यूशन के अंदर जो भी रेडिएशन है वो पास होता है। और पास होने के बाद हम लोग उसके अंदर, चाहे वो प्रोटीन हो, डीएनए हो, आरएनए हो या कोई केमिकल कंपाउंड हो, उसका हम लोग क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का वेवलेंथ है वो हम लोग चेक करते हैं। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर आप यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर आपने यूज किया होगा कॉलेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर, तो आपको बहुत इजी तरीके से ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आएगा। ओके, अगर हम लोग इसके डिस्क्रिप्शन, अगर इसके पूरे एक इस चीज को अगर हम लोग बहुत ही डीप के अंदर हम लोग पढ़े कि एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर कौन कौन से रेज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी आपके रेडिएशन होते हैं वो रेडिएशन किस फॉर्म में होते हैं, वो मेनली होते हैं वेव के फॉर्म में। ओके, और ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है। किसी भी वेव फॉर्म को अगर आप देखते हो तो कोई भी वेव फॉर्म होने दो, उसके अंदर आपको इलेक्ट्रिक और जो आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो जिसके अंदर आपको एक्सरे देखने के लिए मिलेगा, ओके, गामा रे देखने के लिए मिलेगा और ईवी रे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, और अगर इसके स्पेक्ट्रम की बात करें, जैसा हमने कहा था कि इसका जो मेन हाईलाइट है कि इसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से होता है। ओके, तो अगर आप स्पेक्ट्रम को देखो, ये बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं है। ओके, लेकिन जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो बहुत ज्यादा कलरफुल होता है। और ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, यूवी विजिबल है। ओके, ये आपका क्या है, यूवी विजिबल है। तो ये आपको यूवी विजिबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विजिबल लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आपको 400 नैनोमीटर से आपको 800 नैनोमीटर के अराउंड देखने के लिए मिलती है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो वेवलेंथ है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आपको अब कितना यहाँ पे आपको 400 नैनोमीटर से आपको कहाँ तक देखने के लिए मिलती है, 800 नैनोमीटर तक। ओके, तो ये जो इसकी वेवलेंथ, एक पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है यहाँ पे इसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। अगर जैसे अगर आप बात करो यहाँ पे अगर यूवी की यानी अल्ट्रावायलेट की, तो अल्ट्रावायलेट भी आपको सेम इसके अंदर आपको थोड़ा सा इसका कंसिडरेशन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है उसका वेवलेंथ आप सभी को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है आपका,
200 से कितना होता है, यहाँ पे होता है इसका 400 तक। ओके, तो अगर आप देखोगे कि 200 से 400 यानी नियर बाय किसके है, 400 यानी यूवी विजिबल के। तो इसके अंदर भी आपको अगर जैसे जैसे इसका वेवलेंथ आप बढ़ाते जाओगे यूवी रेडिएशन का, आपको थोड़ा थोड़ा जो आपका सॉल्यूशन है वो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा, और आपको उसके अंदर जो एक सम अमाउंट ऑफ जो ये है रेडिएशन है वो आपको उसके अंदर एब्जॉर्ब होते हुए दिखाई देने लगेगी। ओके, जैसे जैसे आप विजिबल स्पेक्ट्रम की तरफ आप मूव करते हो तो। ओके, और यहाँ पे जो सबसे छोटा वेवलेंथ यहाँ पे जिसको हम कहते हैं वो हमारा गैमा रे है, और ये गैमा रे को हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हम लोग कहते हैं। तो आप इस पॉइंट को आप क्या करोगे, नोट कर लोगे, क्योंकि अगर आपको ये पूछा जाए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो क्या होता है आपका जो गैमा रे होता है वो गैमा रे इट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, और जो आपका लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है वो कौन सा होता है, आपका रेडियो वेव। ओके, तो इसके लिए अगर आप देखते हो कि आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में जब आप रेडियो ओपन करते हो तो आप आपके आसपास अगर आप सराउंडिंग में देखते हो तो कहीं पे भी आपको रेडियो का कोई टावर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, वो रेडियो का टावर कैसे काम करता है, जैसे आपका जो मोबाइल टावर होता है ना, कि एक जगह मोबाइल टावर को अगर आपने इंस्टॉल किया है सपोज। ओके, सपोज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर हमारी एक बिल्डिंग है, ओके, ये हमारी बिल्डिंग है, और बिल्डिंग से सम अमाउंट पे, सम डिस्टेंस पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा टावर है, जिसके ऊपर आपको बहुत सारे क्या है, बहुत सारे जो सिग्नल है, बहुत सारे जो आपको अलग अलग स्पेक्ट्रम के जो बॉक्सेस है वो आपको लगे हुए हैं। ओके, और अगर आप देखते हो कि ये आपका अराउंड कितना है, 1 किलोमीटर तक इसका जो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर भी आपको जो सिग्नल है मोबाइल का वो आपको मिलता है। ओके, लेकिन अगर आप रेडियो वेव की बात करते हो तो रेडियो वेव में कैसा होता है कि जो पूरा सिस्टम होता है वो सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। ओके, और सैटेलाइट आप देखते हो कि ये एटमॉस्फेयर के बाहर होते हैं, और एटमॉस्फेयर और जो हमारा सरफेस है, अर्थ सरफेस है, उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये हमारा क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। और ये जब आपका अर्थ सरफेस को अगर आप पार करते हो, अर्थ एटमॉस्फेयर को जब आप क्रॉस करते हो, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है लगभग 30 से 40 किलोमीटर तक होता है। ओके, आप सपोज ये देखो कि जब आपका 1 से 3-4 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस, और यहाँ पे आपका 30 से 40 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस, ये इतना आप कवर कर सकते हो रेडियो वेव के थ्रू। ओके, तो इसके लिए जो रेडियो वेव का जो वेवलेंथ होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसके लिए आपने देखा होगा कि वॉर जोन सिचुएशन में, या फिर अगर आप ऐसे जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं उसके अंदर टेलीफोन का इस्तेमाल और मोबाइल का इस्तेमाल बैन होता है, और उसकी जगह जो रेडियो होता है, रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, और रेडियो के अंदर एक पर्टिकुलर चैनल होते हैं, और उस चैनल के हिसाब से ही एक जो रेडियो है वो कनेक्ट होता है, और उस रेडियो में बहुत सारे जो एक चैनल से बहुत सारे जो रेडियो डिवाइसेस हैं वो आपके कनेक्ट होते हैं, और जिसके कारण एक दूसरे से जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं वो कनेक्ट रहते हैं। ओके, उनके पास कोई भी मोबाइल डिवाइसेस नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एक फायदा है कि हमारे पास जो एक वेवलेंथ है उसका भी हम इस्तेमाल करके हम लोग अपने सेफ्टी के लिए, हमने अपने एडवांस के लिए, अपने एक तरह से हम लोग जो एक एप्लीकेशन होता है उसके तौर पे हम वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेकिन आज के वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है, वो हमारा मेन फोकस क्या है, हमारा यूवी विजिबल। और यूवी विजिबल का जो रेंज है हमने कहा है ऑलरेडी 400 से 800 नैनोमीटर। और ये विजिबल रेंज ऐसा क्यों कहा जाता है, ओके, क्योंकि जब आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर, अगर आप किसी सॉल्यूशन के ऊपर सपोज अगर आपने कोई लाइट फॉल की है, ओके, तो ये मैंने क्या है, सॉल्यूशन के ऊपर हमने यहाँ पे लाइट फॉल की है, तो ऑफकोर्स अगर सॉल्यूशन आपका कलर है, ओके, कलरलेस अगर हुआ तो आप समझ जाइए कि उसके अंदर वो विजिबल नहीं है। ओके, अगर वो विजिबल है तो वो सॉल्यूशन और हमेशा क्या होगा, कलर होगा। ओके, अगर कलर सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम और विजिबल यूवी विजिबल जो आपका वेवलेंथ है अगर आपने उसको पास किया, तो इसके अंदर से जो पास होने के बाद जो वेवलेंथ यहाँ से जो रेडिएशन पास होगा उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि सम अमाउंट ऑफ जो वेवलेंथ है वो क्या करेगा, ये जो आपका कलर सॉल्यूशन है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक जो मोनोक्रोमेटर होगा, मोनोक्रोमेटर का जो मेन काम होता है कि आपका बहुत सारा जो रेज होता है ना, कि आपको पता है कि आपके जो रेज निकलते हैं वो हर साइड में होते हैं। ओके, एक पर्टिकुलर साइड में नहीं होते हैं। तो ये क्या करता है, जो आपका मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोमेटर में एक ऐसा पर्टिकुलर
एक प्लेस होता है जहां से सिर्फ क्या हो सकता है, लाइट पास हो सकता है। तो यहाँ से जो लाइट आने वाली है वो लाइट यहाँ पे पास होती है और एक आपको पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर आपको एक जो आपका वेवलेंथ है वो आपको मिलता है, और इस वेवलेंथ के कारण ही आपको एक पर्टिकुलर जो इमेज है आपको कंप्यूटर के ऊपर, जो आपका रिकॉर्डर है उसके ऊपर आपको फॉर्म होते हुए दिखता है। ओके, तो ईवी विजिबल का ये सबसे मेन एक एडवांटेज है कि आप जितने भी कलर सॉल्यूशन है उसकी जो इंटेंसिटी है, ओके, उसका जो वेवलेंथ है आप उसके वेवलेंथ को आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके, उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें इसके इंस्ट्रूमेंटेशन के, ओके, जो हम लोग ऊपर बात कर रहे थे कि इसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा होगा पूरा, तो यहाँ पे अगर आप बात करो कि यहाँ पे जो हम लोग एक लाइट सोर्स की बात करते हैं, जिस लाइट सोर्स का जो एक वेवलेंथ है उसका वेवलेंथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 200 से 800 हमने लिया है, यानी इसके अंदर आपका एक यूवी रेडिएशन है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है, और यूवी विजिबल जो रेडिएशन वेवलेंथ है वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में आपका क्या है, यूवी स्पेक्ट्रम है। ओके, और 400 से 800 के बीच में आपका क्या है, यूवी विजिबल वेवलेंथ है। ओके, और आज का जो हमारा मेन फोकस है ये हमारा 400 से 800 नैनोमीटर के बीच है। ओके, और जब कोई लैम्प से अगर आपके घर में जब कोई लाइट जलती है तो आपने देखा होगा कि लाइट सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही उजाला नहीं करती, बल्कि पूरे रूम को, पूरे हॉल को क्या करती है, वो लाइट देती है। तो सेम ऐसा ही हर एक लाइट लैम्प के साथ होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारा जो लाइट है वो यहाँ से निकलता है। ओके, बहुत सारा लाइट निकलने के कारण हम एक बहुत प्योर और एक अच्छा सा इमेज तो फॉर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर का इस्तेमाल करते हैं, और मोनोक्रोमेटर से जब लाइट पास होता है और लाइट पास होने के बाद जब वो एक प्रिज्म पे जाता है, और आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिज्म होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, वो एक ट्रायंगुलर आपको प्रिज्म देखने के लिए मिलता है। ओके, और इस प्रिज्म में सपोज अगर आपने एक पर्टिकुलर व्हाइट लाइट पास की, तो व्हाइट लाइट को ये क्या करेगा, 7 विबजियोर में कन्वर्ट कर देता है। ओके, यानी विबजियोर यानी जो आपका रेनबो कलर होता है उसके अंदर कन्वर्ट कर देता है। अगर आपने विबजियोर कलर को इसके ऊपर अगर आपने फॉल किया तो ये एक सिंगल व्हाइट कलर में क्या होता है, कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपका जो प्रिज्मा होता है उसका एक मेन फंक्शन होता है। ओके, तो ये आपको नोट कर लेना है आपके माइंड के अंदर। उसके बाद जब मोनोक्रोमेटर से जब ये लाइट पास होता है, तो एक जो आपका रेगुलर सेल होता है, रेगुलर सेल जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, और उस रेगुलर सेल में जब लाइट फॉल करता है, जो आपका वेवलेंथ है जब वो फॉल करता है यहाँ से, ओके, तो यहाँ पे जो लाइट फॉल होने की जो इंटेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ओके, लेकिन अगर आप देखते हो कि जो हमारा सैंपल सेल है जिसके अंदर हमने एक प्रोटीन का सैंपल लिया होता है, या फिर जो हमारा कोई केमिकल कंपाउंड होने दो, या आरएनए या डीएनए होने दो, कोई भी कंपाउंड अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ओके, तो सपोज इस कंपाउंड के अंदर आपको कोई ना कोई सोल्यूशन आपने मिक्स किया है, तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो ऑफ कोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपको जो सम अमाउंट ऑफ जो लाइट एनर्जी है वो क्या कर लेगा, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और एब्जॉर्ब करने के कारण जो इसकी इंटेंसिटी है किसी भी पर्टिकुलर लैम्प के लाइट की वेवलेंथ की, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओके, और उसके बाद ये जो दोनों यहाँ से, चाहे आपका रेगुलर सेल हो या आपका जो सैंपल सेल हो, दोनों क्या करते हैं, आपकी जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर के पास जो भी इंफॉर्मेशन होता है उनके पास भेजते हैं, और डिटेक्टर से वो कहाँ पे जाते हैं, रिकॉर्डर के पास जाते हैं, और आपको एक पर्टिकुलर जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म होती है कि कितना वेवलेंथ है, कितना उसका इंटेंसिटी है। ओके, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलती है। ओके, लेकिन अगर आप बात करो, अगर आपने सपोज कि आपके सैंपल सेल के अंदर अगर आपने प्रोटीन लिया है, ओके, तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर हम लोग हर एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने जो ऊपर वाले स्लाइड के अंदर हमने बात किया था कि आप अगर किसी सैंपल सेल के अंदर अगर आपने प्रोटीन लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन का जो एक वेवलेंथ होता है वो वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक एब्जॉर्ब होता है। ओके, अगर आपको डीएनए और आरएनए कहा जाए तो उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक एब्जॉर्ब होता है, अगर आपको केमिकल कंपाउंड्स के बारे में बताया जाए तो उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप जितनी से ज्यादा बुकें आप पढ़ सकते हो, आपको रीड करनी चाहिए, आपको इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अगर आप प्रोटीन की बात करते हो तो प्रोटीन का जो वेवलेंथ एक होता है जहाँ पे वो एब्जॉर्ब करते हैं, वो वेवलेंथ होता है 200 से, आपका ये नोट कर लो, 200 से 280। ओके,
तो 200 से 280 नैनोमीटर के बीच में ये क्या होते हैं, इसका जो वेवलेंथ होता है वो आपको देखने के लिए मिलता है। ओके, जो और प्रोटीन क्या होते हैं, एक अमाइनो एसिड के क्लस्टर होते हैं, जो बहुत सारे अमाइनो अमाइनो एसिड क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलके जो प्रोटीन है उसको फॉर्म करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर उसी की जगह अगर आपने प्रोटीन और प्रोटीन की जगह पे सपोज अगर आपने आरएनए ले लिया, ओके, आरएनए और डीएनए ले लिया, तो आरएनए और डीएनए को अगर हम लोग बात करें तो उसका ये एक वेवलेंथ होता है, वो उसका वेवलेंथ कितना होता है आपका 260 नैनोमीटर। ओके, अगर आपने यहाँ पे अगर केमिकल कंपाउंड ले लिया तो केमिकल कंपाउंड का जो वेवलेंथ कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, तो वो होता है आपका 200 से 400 नैनोमीटर के बीच में। ओके, तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं आपको पता होनी चाहिए, ताकि आपको और कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। ओके, तो यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपका यूवी विजिबल जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट के ऊपर जो आपका बियर लैम्बर्ट लॉ है वो हम लोग उसको डिराइव करते हैं। और बियर लैम्बर्ट्स लॉ को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। इसके अंदर जो हमारा एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट था यूवी विजिबल का, वो यहाँ पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी के रिलेटेड जो हमारा बियर लैम्बर्ट्स लॉ है वो भी हम लोग वहाँ पे डिराइव करेंगे, और उसका भी जो वीडियो है वो बहुत जल्द अपलोड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप बियर्स लैम्बर्ट लॉ की बात करते हो तो इसके अगर हम लोग फॉर्मूला की बात करें तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है किसी भी सैंपल सॉल्यूशन के अंदर, वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होता है और कॉन्सेंट्रेशन कितने दूरी पे है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ओके, जो भी हमारा बियर्स लैम्बर्ट लॉ है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप हमारा पहला ग्राफ देखते हो तो पहला ग्राफ हमने पूरा जो ग्राफ है हमने जितने भी ग्राफ लिए हैं वो बियर लैम्बर्ट लो को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। ओके, जिसके अंदर आप आसानी से इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इजिली समझ सकते हो। सपोज अगर यहाँ पे आपका जो ट्रांसमिटेंस है, ट्रांसमिटेंस आप किस में लेते हो, 100% लेते हो, तो यहाँ पे हमने ट्रांसमिटेंस लिया है जो हमारा वाई एक्सिस पे है। ओके, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेशन लिया है। ओके, तो x और y पे अगर वैल्यू हमने ली है तो जैसे जैसे जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लोग बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ओके, तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे जो इसका ट्रांसमिटेंस होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ओके, तो ये एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होता है जब जब आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और वैसे वैसे जो आपका ट्रांसमिटेंस है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग इसके एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो लॉग 1/ट्रांसमिटेशन होता है, यानी एंटी यहाँ पे सिंपली आप कह सकते हो कि इसका इनवर्स होता है, यानी लॉग 1/ट्रांसमिटेंस। ओके, अगर हम लोग इसके एब्जॉर्प्शन को अगर हम लोग ये भी लिखे और एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में अगर हम लोग कंपैरिजन करें कि अगर आपने एब्जॉर्प्शन लिया है ट्रांसमिटेंस की जगह पे, तो और उसके बाद यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिया है, तो उस केस में क्या होगा कि आपने देखा कि आप जब कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हो तो आपका ट्रांसमिटेंस कम होता है। ओके, लेकिन आप अगर कॉन्सेंट्रेशन को एज कंपेयर टू अगर आप एब्जॉर्प्शन बढ़ाते हो तो उसके अंदर आपको जैसे जैसे आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो भी धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, इसके लिए यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन जो ग्राफ है वो आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, तो दो यहाँ पे आपको टोटल यहाँ पे जो जितने भी ग्राफ दिए हैं आपको तीनों ग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। पहला ग्राफ आपको ट्रांसमिटेंस और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में है जो एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, दूसरा ग्राफ यहाँ पे आपको एब्जॉर्प्शन और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में जो एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, डायरेक्टली का मतलब अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो आपका एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप ट्रांसमिटेंस और एब्जॉर्प्शन की बात करो तो सपोज यहाँ पे जो हमने एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव किया था, अगर आप ऊपर देखो, ओके, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन आपका क्या था कि लॉग 1/ट्रांसमिटेंस। ओके, अगर सपोज हम लोग एब्जॉर्प्शन को एप्सिलॉन सीएल ले, ओके, तो अगर आप एप्सिलॉन सीएल को अगर आप डिराइव करते हो ट्रांसमिटेंस के साथ तो यहाँ पे आपका ट्रांसमिटेंस क्या है, 10 माइनस एप्सिलॉन सीएल। ओके, ओके, अगर हम लोग इसके दोनों साइड में लॉग कर दे, यहाँ पे भी हमने लॉग से डिवाइड मल्टीप्लाई किया गया और यहाँ पे भी हमने लॉग से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो लॉग 10t। ओके, ये आपने देखा। उसके बाद सेकंड वाले में भी क्या हो जाएगा, लॉग 10 माइनस एप्सिलॉन सीएल, यहाँ पे लॉग 10, तो 10 की वैल्यू यानी सिंपली आपका लॉग हो गया। लॉग टी इज इक्वल टू यहाँ से अगर हम लोग यहाँ पे अगर
ये करते हैं, ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एप्सिलॉन सी एल लॉग 10 रेस टू 10। और आपको पता है कि लॉग 10 टू द बेस 10 कितना होता है, आपका 1 होता है, ओके। तो यहाँ से तो आपका 1 हो जाएगा, यानी आप अगर आपने माइनस एप्सिलॉन सी एल को मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे आपका जो एप्सिलॉन सी एल है और एप्सिलॉन सी एल की जो वैल्यू है वो क्या है, ए है, ओके। यानी हमने एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन को ही क्या किया था, एप्सिलॉन। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने देखा कि लॉग 10 1 अपॉन टी इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल, ओके। और एप्सिलॉन सी एल की जो वैल्यू थी ऑलरेडी हमने कंसीडर की थी ए, यानी जो हमारा एब्जॉर्प्शन था एप्सिलॉन सी एल, ओके। तो ये सेम वैल्यू आपको यहाँ पे हमें नीचे तो मिल गई। अभी दिस इज द कंसिडर एज द एब्जॉर्प्शन। ये हमें पता है कि जो एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू है वो हमारा एब्जॉर्प्शन की वैल्यू हमने फाइंड की लॉग 10 1 अपॉन टी। और ये सेम वैल्यू अगर आप ऊपर के स्लाइड में देखते हो यहाँ पे कि एब्जॉर्प्शन हमारा क्या था, लॉग 1 अपॉन ट्रांसमिटेज, ओके। तो ये सेम चीज है, यहाँ पे हमने डिराइव भी की है, ओके। और जो हमारा एब्जॉर्प्शन था, एब्जॉर्प्शन हमारा क्या था, एप्सिलॉन सी एल। और एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू हमारी क्या आई थी, लॉग 10 1 अपॉन टी। जिसके अंदर अगर आप एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलार कोएफिशिएंट। जो हमारा एल है वो हमारा क्या है, पाथ लेंथ है। और जो हमारा सी है वो हमारा क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है, ओके। उसके बाद अगर हम लोग इसके ग्राफ को अगर देखते हैं, एब्जॉर्प्शन वर्सेस वेवलेंथ को, ओके। क्योंकि अगर आप कोई भी अगर लिक्विड लेते हो सपोज, ओके, तो अगर आप किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी सॉल्यूशन, लिक्विड नहीं कह सकते, यानी अगर हमने कोई भी पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन लिया, ओके। और इस सॉल्यूशन के अंदर अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइट पास करते हैं, यानी ये एक रेडिएशन हमारे पास है। जो हम आप कोई ये पास करते हो, रेडिएशन को पास करते हो, किसी वेवलेंथ को पास करते हो, तो सम अमाउंट ऑफ जो लाइट है, सम अमाउंट ऑफ जो इंटेंसिटी ऑफ वेवलेंथ है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब कर लेता है जो हमारा सॉल्यूशन होता है। और इसी के कारण जो आप यहाँ पे जो ग्राफ देख सकते हो कि कहीं पे आपका जो ग्राफ है आपको कहीं पे जो पीक मिल रहा है, कहीं पे आपको ग्राफ नीचे दिख रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो पॉइंट है आपको इस पॉइंट को ध्यान देना है। इस पॉइंट के ऊपर जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने के कारण इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स ऐसा कह के बोलते हैं, ओके। तो लैम्डा मैक्स के बारे में अगर आपको पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट इज द लैम्डा मैक्स, तो लैम्डा मैक्स इज नथिंग बट द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय द सॉल्यूशन, ओके। जहां पे सॉल्यूशन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैम्डा मैक्स बोलते हैं, ओके। लैम्डा यानी आपका वेवलेंथ हो गया, ओके। और इसीलिए आप यहाँ पे इस तरीके का जो ग्राफ है आप देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारा यूवी विजिबल का एक जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग प्लीज हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। और इस जो हमारा ये नोट्स है ये आपको टेलीग्राम पे अपलोडेड मिलेगा। तो आप सभी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अगर आपको इस नोट्स की जरूरत होगी तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और आप उसको अपने साथ एज अ कॉपी पेस्ट करके आप इसको जेरोक्स निकाल के अपने पास रख सकते हो। और कभी भी आपके हिसाब से इसको आप पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, ओके। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो प्लीज अब वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।